एक मास्टर प्लान कह दो या पूरा एक कॉन्सेप्ट कह दो जो शामिल है। और इस एलआरसी का फुल फॉर्म क्या है? लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस। ठीक है, सिलेक्शन लेने वाले लोग इन तीनों चीजों पर काम करते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो इन तीनों में से कोई ना कोई चीज मिस कर जाते हैं, जो कि आपको भी समझ में आएगा। जिसने तीनों पे बैलेंस बना लिया, तीनों पर काम कर लिया, उसका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि या तो हमें पता नहीं होता, कई बार और पता होता है तो हम फिर करते नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप कभी आगे चल के ये ना कह सको कि किसी ने बताया नहीं था, नहीं तो हम तो कर लेते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपकी पूरी जो पढ़ाई है वो 3 स्टेप्स में बटी हुई है। नंबर 1 लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। सीखना मतलब आप जो काम कर रहे हो, जिसके लिए आप विनर्स आए हो, डेली कोचिंग आना है, ठीक है। यही अपने आप में बड़ा कठिन काम है। रोज कोचिंग आना भी आपको पता है वो टफ टास्क है, क्योंकि रोज कोचिंग आने का मन नहीं करता। जैसे ही शनिवार आता है, आप ईमानदारी से बताना, शनिवार को मन थोड़ा सा डगमगाता है कि यार आज चले कि रहने दे, यार छुट्टी मार दो, है ना। या तो शनिवार होता है, कईयों के लिए सोमवार होता है, यार संडे की थकान अभी दिख नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, आज छुट्टी मार देते हैं, कॉपी ले लेंगे, वीडियो देख लेंगे, या नहीं भी करेंगे तो छोड़ो। कभी कभी तो हफ्ते में एक आध दिन तो ऐसा मन होता होगा, है ना, कि आज कोचिंग रहने देते हैं। जिनको अभी कम समय हुआ है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको 1-2 महीने हो गए, ऐसे दिन कभी कभी आते होंगे। यही हमें अपने आप को समझाना है कि भाई मन हो या ना हो, कोचिंग तो जाना है, ठीक है। क्योंकि उससे नुकसान आपको पता होना चाहिए। आपको मैं बताता हूं, जिस लेवल का कंपटीशन अभी है, एक दिन आप अगर पढ़ाई बंद करते हो तो आप लगभग 5000 लोगों में पीछे हो जाते हो। इस लेवल का कंपटीशन हमारे बीच में होता है। एक दिन पढ़ने से आप 5000 लोगों में आगे हो जाते हो, और एक दिन ना पढ़ने से 5000 लोग आपसे आगे हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी एग्जाम को देने जा रहे हो जिसमें 15 लाख लोग हैं और आप अभी 0 हो, ठीक है। तो आप अगर 15 लाख स्थान पर है और आप अभी 0 हो, तो हर दिन पढ़ोगे तब उन 15 लाख लोगों में आगे बढ़ते जाओगे। आप 1-2 महीने पढ़ोगे तो आप जो टॉप 10 लाख 12 लाख लोग होंगे उनमें आएंगे। फिर आपने पढ़ाई करी तो आप उन 8-10 लाख लोगों में आओगे। फिर पढ़ाई करोगे तो आप 5-6 लाख लोगों में आओगे। फिर पढ़ाई करोगे तो आप 2-4 लाख लोगों में आओगे। फिर आप पढ़ोगे तो 1 लाख या उससे कम में आओगे। फिर पढ़ोगे तो टॉप 50,000 में आओगे। अभी भी इतनी वैकेंसी होती है। और मेहनत करोगे तो टॉप 20,000 में आओगे, और मेहनत करोगे तो 10,000 में आओगे। आप सोचो कि अभी आप 15 लाख की रैंक पर हो और आपको जाना हजारों तक है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो नंबर 1 रूल लर्न। इसमें कोई बेईमानी नहीं चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहिए। डेली कोचिंग आना है मतलब आना है, और क्लासेस को अटेंड करना है, और रोज के काम रोज करना है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। सेकेंड नंबर पे आता है रिवीजन, जो कि मस्ट है। हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर आप कोई चीज कुछ दिनों तक नहीं देखोगे तो ये भूलता जाता है। इस बात पे आप सहमत हैं या नहीं? कोई चीज कितनी ही अच्छी आपको याद हो, अगर आप उसको देखना बंद कर दोगे, उसको आप रिवाइज करना बंद कर दोगे, भूलना तय है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके स्कूल के जमाने का देता हूँ। आपकी 5वीं क्लास की स्कूल में लगभग आपकी क्लास में कितने बच्चे थे? एक क्लास में कितने बच्चे होते थे? 40-50 मैक्सिमम मान ले, 40 ले लेते हैं ना, आपका नाम मेरा 40 ले लेते, 80 भी थे। चलो, उस समय मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी क्लास में 40 लोग होंगे तो आपको लगभग 40 के नाम याद थे या नहीं थे? उस समय सबके नाम लगभग याद रहते हैं, है ना। अपनी क्लास में थोड़ा आपको बड़ा कर दूं क्या? 5वीं में थोड़ी बुद्धि कम थी क्या? थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको, 8वीं में आ जाओ। जब आप 8वीं क्लास में थे और मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे थे, तो 50 के नाम याद थे या नहीं थे? नहीं सर। थे। क्या आपको सभी 50 लोगों के नाम मुझे आज याद दिला सकते हो? 50 लोगों के नाम आप गिना सकते हो? नहीं सर। उस समय तो याद थे, अब क्यों नहीं याद है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या उसमें से 4, 5, 8 लोगों के नाम याद हैं? कितने तो याद दिला सकते हो? क्यों याद है? क्योंकि या तो वो आपसे मिलते रहते होंगे, किसी ना किसी प्रकार से आपसे वो कनेक्टेड होंगे,
कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप और उनकी मुलाकात, बातचीत, देखना, फेसबुक, इंस्टा, कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ेंगे, मतलब आपका रिवीजन चल रहा है। और जिनसे रिवीजन नहीं हो पाया हो गए, मतलब है तो दुनिया में पर आप उनको याद नहीं रख पा रहे। बात समझ में आ रही है? उस समय तो 50 के नाम याद थे, और जब भाई उस समय याद थे तो आज क्यों नहीं याद है? रिवीजन नहीं हो पाया। समझ में आ रही है बात? आपने कोई चैप्टर अगर आज पढ़ा और आपको लग रहा है कि ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैं तो इसको कभी भूलूंगा ही नहीं, कि आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, है ना? आप हो, मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई इंसान हो, अगर मुझे आज कुछ अच्छे से समझ में आया, मेरे दिमाग में वो बैठ गया, इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा याद रहेगा। मैं मेरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैंने 2008 से पढ़ाना शुरू किया था। 2008 से आज कितना चल रहा है? 2025। कितने साल हो गए? 17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज भी मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा मैथ्स का कोर्स खत्म होते होते 1 साल लग जाता है ना? कई ऐसे कॉन्सेप्ट 17 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि मैंने उसको 6 महीने पहले उस चैप्टर को पढ़ाया था या 1 साल पहले पढ़ाया था, उसका पढ़ाने का नंबर एक लंबे समय के बाद आया तो मैं भी भूल जाता हूँ। मैं जब 2013 में LIC में मैं जॉब करता था, मैंने 2 महीने के लिए, भाई जॉब भी, पढ़ाना मेरा बंद हो गया, तो उसके पहले मैं बढ़िया पढ़ाता था। 2-3 महीने मेरा ब्रेक हो गया, ट्रेनिंग के कारण, कई चीजों के कारण मेरा पढ़ाना छूट गया। उसके बाद जब मैंने कभी सोचा कि चलो यार थोड़ा सा कुछ पढ़ाते हैं, किसी फ्रेंड को किसको पढ़ाते हैं, देखा तो मुझे बहुत सारी चीजें मिस हो गई थी, गायब हो गई थी। मतलब मैं पिछले 6-8 साल से पढ़ा रहा हूँ, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, 2 महीने में सब साफ हो गया। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि उसका रिवीजन बंद हो गया। आपके साथ ये समस्या 100% आएगी कि आपने कोई चैप्टर आज पढ़ा, लेकिन 1 महीने बाद आप कहोगे कि सर वो पढ़ा लेकिन याद ही नहीं रहता, है ना? तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपका दिमाग हर चीज याद रखे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए क्या है? और आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, रिवीजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है डेली रिवीजन, एक होता है वीकली रिवीजन, और एक होता है मंथली रिवीजन। देखो मेरा काम है बताना, ठीक है। मैंने खुद सिलेक्शन दिए, लाखों स्टूडेंट्स की जॉब लगी है, लगवाई है, और उनको गाइड किया है, लेकिन लाखों की नहीं भी लगवा पाया मैं। दोनों बातें हैं, बताया सबको एक जैसा है। जैसे क्लास में होता है, मैं पढ़ा सबको रहा हूँ। आप जब क्लास में कोई चैप्टर पढ़ाते हो, मान लो अभी मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा दूं, ठीक है, मैंने पढ़ाया सबको एक जैसा, लेकिन अगर मैं एक परसेंटेज चैप्टर का टेस्ट लूंगा तो क्या सबके सेम मार्क्स आएंगे? नहीं आएंगे। कोई हो सकता है कि 20 में से 20 नंबर ले आए, किसी के 20 में से 15 आएंगे, किसी के 20 में से 10 आएंगे, किसी के 5 आएंगे, किसी का 1 ही आएगा। अब सोचने वाली बात है कि माइक भी वही है, स्पीकर भी वही है, पंखा भी वही है, बेंच टेबल भी वही है, लोग भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, एक ही चीज सब तक पहुंची, लेकिन फिर भी अलग अलग नंबर क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि गया तो सबके पास एक जैसा है, लेकिन किसने उसको किस तरीके से लिया, कितना ध्यान से उस चीज को सुना, कितना अटेंशन उस पर दिया, तो उस पर भी तो डिपेंड करता है। फिर उसने उसके बाद मेहनत कितनी करी। जैसे अभी यहाँ कई लोग बैठे हैं, आप में से 50% या 60% लोग हैं जिनका ध्यान मतलब मुझ पर है, वो मेरी बातों को सुन रहे हैं, और कईयों के साथ ये हो रहा है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में घूमने फिरने नहीं, मतलब शरीर तो यही है लेकिन आत्मा निकल पड़ती है कहीं भी, है ना? यार 2 बजे बस 5 मिनट और बचे हैं। कई लोग तो घड़ी देखे जा रहे हैं, है ना? कोई लोग ऐसे नींद आ रही है, किसी को भूख लग रही है, कोई चिंता में डूबा है कि सर जल्दी छोड़ दो, मेरा सब्जी वाला भाग जाएगा, मेज बंद हो जाएगी, आज मुझे घर जाके ये बनाना है, आज ये होगा। यहाँ क्या चल रहा है उससे तो मतलब ही, उनकी दुनिया ही अलग चलती है। उनको याद आएगा कि कल मैंने सब्जी ली थी लेकिन उससे मिर्ची लेना भूल गया था, आज वो लेते हुए मुझे जाना है। तो बात यहाँ क्या चल रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है? समझ आ रही है बात? और ऐसे लोगों के साथ पता क्या होता है, जब एक ठेले पे सब्जी लेते हैं तब उस समय याद करते हैं सर ने क्या क्या बोला था। जब यहाँ मैं हूँ तो ध्यान ठेले पे है, और जब ठेले पे खड़ोगे तो ध्यान क्लास में होगी। तो जहाँ हो वहां रहो, है ना? अपने आप को पूरा, अब जैसे मैंने बोला ना, तो जितनी भी आत्माएं भटक रही थी अब सब आ गई क्लास में, क्योंकि उनको लगा रहे हमारी बात चल रही है। अब ये थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट और रहेंगे, फिर घूमने निकल जाएंगे। ये आप जानबूझ के नहीं करते हो, बट हमारा माइंड, हमारी चीजें डेवलप ही ऐसी है ना? इसलिए बार बार अपने दिमाग को घुमा फिरा के लाना पड़ता है। और ऐसा आपके साथ क्लास में रोज होता होगा, टीचर बेचारा बोले जा रहा है, आप उसको बस देख रहे हो, टीचर को लग रहा है मुझे देख रहा है, लेकिन
आपको पता है कि मैं देख नहीं रहा, मतलब देख रहा हूँ पर बस देख ही रहा हूँ, मेरा दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है ना। फिर कई बार होता है ना कि चलो बताओ क्या पढ़ाया सर, वो भूल गया, याद नहीं आया, समझ नहीं आया, तो आप वो नहीं बेसिकली आता है ना। तो वापस रिविजन वाले पॉइंट पे आते हैं। आप एक दिन में जितनी भी क्लासेस अटेंड करते हो, रूल नंबर 1, रोज घर जाके हर हाल में रिविजन करना है, मतलब करना है, ठीक है। ये एक अच्छी आदत आप बनाइए, डेली रिवीजन हर क्लास का करना है। मैथ से रीजनिंग के जो सवाल क्लास में करें उसको लिख लिख के सॉल्व करो, जीएस है उसको पढ़ो, तो आपके भूलने के चांसेस कम होंगे। फिर अगला, हर संडे को ओवरऑल रिवीजन होना चाहिए कि भाई मैंने इस पूरे हफ्ते में क्या पढ़ा, उसका रिवीजन होना चाहिए। तीसरा, मैंने पूरे महीने में क्या पढ़ा, उसका रिवीजन होना चाहिए। जो टॉपर्स होते हैं वो यही सब टेक्निक्स लगाते हैं। आप में से ही कई लोग आगे चल के टॉप करेंगे, अच्छी रैंक्स लाएंगे, सिलेक्शन लेंगे, और कई लोग शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, यहां से हर चीज सेम जा रही है, लेकिन आप उस पर कितना काम कर रहे हो वो आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करता है ना। भाई कोई यहां से 2 बजे जाके 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, और कोई यहां से 2 बजे के बाद जाके अगले दिन तक नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसमें विनर्स की क्या गलती। और मैं आपको फॉर एग्जांपल, किसी का बैच का टाइम सुबह 8 से 2 है, बात ध्यान से सुनना, आपका सिलेक्शन हमेशा इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप 2 बजे के बाद से लेकर अगले दिन 8 बजे आने के पहले तक क्या करते हो। यहाँ तो सब सेम चल रहा है, सारा खेल किस बात पे टिका है कि यहां से जाने के बाद और यहां आने के पहले हर एक की एक्टिविटी अलग अलग है, सबका काम अलग चल रहा है, और ये जो समय है यही तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, करना तो पड़ेगा उसमें। तो भाई ये चीजें होती हैं जो सिलेक्शन वाले लोग करते हैं कि डेली रिवीजन करते हैं, हफ्ते में करते हैं एक बार और महीने में एक बार करते हैं। और इसके बाद अगली चीज आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब आप समझते हो, आपने फॉर एग्जांपल परसेंटेज चैप्टर मैथ में पढ़ा, ठीक है, परसेंटेज पढ़ा, क्लास में आपको सर ने 70 सवाल, 80 सवाल, 100 सवाल, 150 सवाल करवा दिए। आपको पहले तो उन सवालों का डे टू डे रिवीजन करना है, जब चैप्टर खत्म हो जाए तो एक बार वापस से 150 सवालों का रिवीजन करो। अब अलग से, मतलब देखो, पहले आपने क्लास में सीखा, फिर आपने 19, 100, 150 सवालों का रिवीजन किया, अब अलग से 100, 200 सवालों की खुद के लेवल पे और प्रैक्टिस करनी है। इतना करने के बाद आपसे परसेंटेज की क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, आपने क्लास में पढ़ा और इसके बाद पढ़ा तो आपने ना रिवीजन करा ना उसकी अलग से प्रैक्टिस करी, और अब आप खुद से क्या उम्मीद करते हो कि मुझसे प्रश्न बनने लगे, होगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रोसेस को फॉलो किया क्या। ये प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगी, और ये हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक में लगेगा, चाहे साइंस हो, जीएस हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो। पहले सीखो, उसका अच्छे से रिवीजन करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये 3 स्टेप्स में जब आप चीजों को पढ़ोगे तो आखिरी में रिजल्ट क्या मिलेगा। आपको मैथ्स की भाषा में नियम को समझाता हूँ, ये नियम मैंने ही बनाया है, इसलिए मैंने इसको मैथ्स से जोड़ा है। मान लीजिए कोई बच्चा लर्निंग पे अपनी 10 की क्षमता से काम करता है, ठीक है, रिवीजन पर भी उसने 10 की क्षमता से काम करा, प्रैक्टिस पर भी उसने 10 की क्षमता से काम किया, तो बताओ आंसर क्या आएगा। 1000 आएगा, यानी उसकी सक्सेस बिल्कुल तय है, आया ना। इमेजिन करो कि आपने पूरे सिलेबस में सीखने पर काम किया, आप कहोगे सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होता। फिर मैंने आपसे थोड़ा काउंसलिंग करा, आपसे समझा, तो आपने कहा सर मैं सीखता तो बहुत अच्छा हूँ, मैं क्लास में तो रोज आता हूँ, सर मैं रिवीजन भी करता हूँ, सर बस प्रैक्टिस पर मैंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया। तो सर आप तो ये समझो कि मैंने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी। तो उसने कहा कि सर मैंने 2 काम तो बढ़िया करे, बस प्रैक्टिस में नहीं कर पाया। अब मुझे बताइए कि उसने लर्न किया, रिवीजन किया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, तो आंसर क्या आएगा। 0 की 100 भाई 2 चीजें तो करी ना, उसका आंसर आएगा 0, क्योंकि 0 की खास बात है, क्या बात है, जो 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका 100 नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि आपने भले ही 2 अच्छे काम करे, लेकिन आपने एक चीज में अगर लापरवाही करी, वो बाकी सब अच्छाइयों को भी खत्म कर देगा। और इसी कारण बहुत से लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि वो किसी ना किसी एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, किसी ना किसी एक चीज को वो हल्के में लेते हैं या उस पर काम नहीं कर पाते, और इससे बाकी पूरी मेहनत उनकी क्या हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि सर मैंने मैथ्स पे बहुत मेहनत करी, मान लो किसी एग्जाम में मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, जीएस भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, ठीक है।
अब हमारा मन होता है दो सब्जेक्ट पढ़ने में, तो जनरली सबको अच्छा ही लगता है। मैथ्स पढ़ने में मजा आता ही होगा, रीजनिंग पढ़ने में मजा आता होगा। कुछ लोगों को इससे भी ज्यादा मजा किसमें आता है, उनको जीएस पढ़ने में बड़ा मजा आता है ना। कुछ ना कुछ, अच्छा जीएस पढ़ने में मजा क्यों आता है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है ना। कभी आपको इतिहास में बढ़िया समझ में आएगा, अच्छा ऐसा युद्ध हुआ था, उस राजा की इतनी रानियां थी, ऐसा चलता था, ये था, कुछ नया सीखने को मिला। भूगोल में कुछ नया सीखने को मिला, बायोलॉजी पढ़ा तो उसमें नया सीखने को मिला। जीएस पढ़ने में मजा आता है ना। करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, कुछ नया जानने को मिलता है। आप ये भूल जाते हो ये दो ऐसे विषय हैं कि अगर मैथ्स में 25 सवाल आ रहे हैं तो आप पूरे 25 नंबर ला सकते हो, रीजनिंग में 25 सवाल आ रहे हैं तो आप पूरे 25 नंबर इसमें ला सकते हो, ठीक है। लेकिन जीएस में अगर 25 सवाल आएंगे तो कोई ताकत नहीं है जो 25 ला दे, आपको ही पता है। क्योंकि जीएस में कुछ सवाल तो जानबूझकर ऐसे डाले जाते हैं जो वो चाहेंगे कि इसका आंसर तो कोई दे ही नहीं पाए, है ना। तो जनरली जीएस में अगर बहुत अच्छा आपने पढ़ा है तो आप 15 से 20 नंबर ला पाओगे, बहुत अच्छा पढ़ा है तो, ठीक है। और इंग्लिश में इसके बारे में आप बताओ, यहाँ तक तो कई लोग पहुंच ही नहीं पाते, है ना, क्योंकि उनको ऊपर में ही मजा आता है या जो भी हो, यहाँ तक पहुंच नहीं पाते। अब मैं आपको यही समझा रहा हूँ, सिलेक्शन लेने वाले को पता है कि देखो यार मैथ्स सब कर लेते हैं, रीजनिंग सब कर लेते हैं, जीएस में सब ठीक ठाक नंबर ले आते हैं, मतलब कंपटीशन इसमें नहीं है। कंपटीशन किसमें है, इंग्लिश में। जो इंग्लिश पढ़ लेगा, जो इंग्लिश में नंबर ले आएगा, वो उसके लिए पूरा बोनस है, क्योंकि वो अपने आप बाकी लोगों से क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। क्योंकि लोग इसमें परेशान है, उसने इसको तो पढ़ा लेकिन इसको भी पढ़ लिया, तो आप सोचो आगे नहीं हो जाओगे आप बाकी लोगों से, है ना। क्योंकि ये काम तो सभी कर रहे हैं ना, इसको तो सभी छोड़ के चल रहे हैं। तो इसको अगर सब छोड़ के चल रहे हैं तो सबके नंबर इसी में से आएंगे, जिसके नंबर इसके और एक्स्ट्रा जुड़ेंगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इसलिए अच्छा आपको एक और चीज मैं हमेशा गिनाता हूँ, आपको एक और बात पता होनी चाहिए, और वो ये कि आपके सब्जेक्ट्स हैं कितने, है ना। जैसे मैथ्स आपको पढ़ना है, मतलब डिपेंड करता है कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, मैथ्स रीजनिंग हो गया। अच्छा जीएस अपने आप में जीएस नहीं है, वो अपने आप में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ठीक है। अधिकतर एग्जाम्स में कंप्यूटर भी आता है। फिर अभी साइंस बचा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हल्का फुल्का आपको एनवायरनमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए। फिर अगर कोई एग्जाम देखें तो उसमें हिंदी भी आएगा, एमपी जीके, अगर आप मध्य प्रदेश के एग्जाम की तैयारी करो तो एमपी जीके भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कई एग्जाम्स में इंग्लिश धीरे धीरे सब में आने ही लगा है तो इंग्लिश भी आपको पढ़ना ही है ना। तो इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आपको सिर्फ 16 विषय पढ़ने हैं। और ये सब विषय अपने आप में ग्रंथ है, ये कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, ठीक है। एक आप 2 सब्जेक्ट आप हटा दो, बाकी सब अपने आप में मतलब मायने रखते हैं, आपको बहुत समय देना पड़ेगा इसमें, है ना। 16 विषय पढ़ने हैं और आप खुद से एक सवाल पूछना कि इसमें से कितने हो गए। जिनको भी 10-15 दिन हुए वो तो ठीक है, जिनको 1 महीने 2 महीने 3 महीने हो गए, 2-3 महीने के बाद आपका ये काउंटर मीटर चालू हो जाना चाहिए कि 16 में से कितने खत्म हुए। आप समझ रहे हो, 16 विषय पढ़ने हैं, तब जाके आप हर विषय से कुछ प्रश्न कर पाओ। वो कई लोग 1-1 साल तक इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाते, वो सोचते 4 ही चीज तो पढ़नी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस और इंग्लिश है। जीएस, ये मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और ये इंग्लिश को छोड़ दो तो ये 4 विषय हटा दो तो जीएस मतलब 14 विषय है। जीएस मतलब 14 विषय, समझ आ रही है बात, है ना। अब आपको जो मैं मेन बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि मैथ्स और रीजनिंग स्कोरिंग क्यों है, क्योंकि मैथ्स है, उसमें बाहर कुछ भी नहीं होता। आप ना 25 में से 25 तो 25 में से 24 तो ला ही सकते हो। रीजनिंग तो इतना आसान है कि जनरली सबसे बन ही जाता है, ठीक है। लेकिन जीएस में ये हर विषय इंक्लूड है। आपका इतिहास अच्छा है तो शायद भूगोल कमजोर होगा, या कुछ ऐसा ही पूछ लेंगे, आप कितना ही पढ़ के चले जाओ कि भाई फलाने राजा के पास जो तलवार थी उसका नाम बताओ, आपने वो नाम तो याद करके चले गए। अब वो बोलेंगे उस तलवार का वजन बताओ, आप बोलोगे ये कौन सी बात, चीटिंग हुई है। तो नाम आपको पढ़ाया, नाम किताब में लिखा था, वजन पूछ लोगे, ये कहाँ से बात आ गई, है ना। अच्छा वजन भी पूछ लिया आपने, कहा ठीक है तुम वजन पूछोगे, हम वजन याद करके जाएंगे। फिर बोलेंगे बताओ उसकी ये जो तलवार, अच्छा प्रश्न बनाने वाला इतना खतरनाक होता है तो सब उसको पता है कि तुम क्या पढ़ के जाओगे,
तो बोलेगा फलाने राजा की ये तो इस नाम की तलवार थी जिसका वजन इतना था। आप बोलोगे इतना तो याद था, तो पूछ ही लिया, इसने तो बता ही दिया। वो उसके कौन से नंबर की तलवार थी? अब क्या कर लोगे? जीएस में कोई अंत ही नहीं है पूछने का, कुछ भी पूछा जाए। और इसमें बताओ गलत क्या है? अगर उस राजा की वो 7वें नंबर की तलवार थी तो प्रश्न तो बनता है ना, कितना पढ़ोगे? समझ आ रही है बात? इनका अंत नहीं है, ये सारे विषय इनफाइनाइट है, अनंत है, लेकिन मैथ्स, रीजनिंग इनमें आप अच्छा स्कोर खींच सकते हो, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। समझ आई बात? तो अगर तीनों पे बैलेंस बनाओगे तो ही उधर कुछ आंसर आएगा। अगर एक में भी गड़बड़ करी तो पूरी मेहनत क्या हो जाएगी? बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? आ रही है, समझ तो सब आता है आपको, है ना? समझ में भी आता है, पता भी सब है, क्या नहीं करना है वो भी पता है। कुछ चीजें आपको और बता देता हूं मैं जल्दी से, 5 से 10 मिनट में आपको मैं छोड़ूंगा। यहाँ मैंने कुछ लिखा, मतलब ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, कभी आगे हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो आपको रोज करना चाहिए, जिसमें से सबसे ऊपर पढ़ो मेरे साथ, क्या है? सबसे कठिन काम है। आप मानो या ना मानो, अभी आपको लगेगा कि इसमें क्या है, लेकिन ये बहुत कठिन काम है, ठीक है? कोई मुझसे कई बार बोलता है सर कोचिंग आना है का मतलब क्या? मैं उसको कहता हूँ कि भाई जिस दिन ऐसी स्थिति हो जाए कि बिस्तर से खड़े ही नहीं हुआ जा रहा है ना, या आपको अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा उठा के, बस उस दिन नहीं आना है, ठीक है? देखो यार, सिर दर्द, बुखार, जुकाम, हाथ दर्द, पैर दर्द, ये दर्द, वो दर्द ही चलता रहेगा, है ना? कभी नींद कम होगी, कभी नींद ज्यादा होगी, कभी थकान होगी, कभी कुछ होगा, ये सब चलता रहेगा। और हर 2 दिन में कुछ ना कुछ होता ही हमारे शरीर में, है ना? कभी बारिश होगी, कभी ठंड पड़ेगी, कभी गर्मी होगी, कभी होमवर्क ज्यादा होगा, कभी कुछ होगा, ये सब चलता रहेगा। आपको एक ही चीज समझना है कि भाई कुछ भी हो जाए, है ना? हाँ, भूकंप आ गया, धरती बढ़ गई, कुछ हो गया तो अलग बात है। अगर जाने लायक स्थिति है तो कोचिंग जाना है, क्योंकि पैसा दिया है। मतलब मैं आपकी जगह होता तो मैं यही से सोचता, वसूल करना है, पैसा दिया है, वसूल करेंगे। आप इतने अच्छे लोग हैं कि पैसा देने के बाद वसूल करते भी नहीं आता आप लोग। आप देखना भी आपकी क्लास में धीरे धीरे आपको फर्क दिखेगा कि आए बड़े जोश से थे, पैसा भी पूरा भरा, लेकिन उनको वसूल करने की हिम्मत ही नहीं उनके अंदर। मैं आपकी जगह होता और जो कि मैं था, तो मैं तो पूरा जितनी सुविधा थी खींच डालता था, जहां पे जो हो सकता था, क्योंकि मुझे पता है कि यार विनर्स में सुबह 8 बजे कोचिंग खुलती, रात के 8 बजे तक यहाँ बैठा जा सकता है। मुझे पता है कि मैं घर जाऊंगा, अपने रूम पे जाऊंगा, पढ़ाई होगी, तो यहाँ पे अपना स्वामी विवेकानंद हॉल है, उसमें वाईफाई की भी सुविधा है, बैठ के पढ़ने की भी सुविधा है। तो मुझे पता है कि मेरी वीकनेस है कि अगर मैं घर पे गया, रूम पे गया, तो मैं किताब वाली पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, बिस्तर वाली पढ़ाई मेरी चालू हो जाएगी, मैं वहां पढ़ जाऊंगा। तो मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ, तो या तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूंगा, या विनर्स के हॉल में बैठ के यहाँ पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा, क्योंकि 8 से 8 12 घंटे तो मैं यही बिता सकता हूँ। समझ आ रही है बात? तो जितनी सुविधा है उसका फायदा तो उठाओ। आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं कि आप हमारा इतना पैसा हर संडे बचवाते हो। हर संडे आपको पता है विनर्स में टेस्ट लगते हैं, है ना? और वो टेस्ट के लिए हमें पहले तो भाई पेपर बनाने की मेहनत लगती है, पेपर छपवाने की मेहनत लगती है। आपको पता है कागज दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है, पर आप सबको बहुत सारा मैं इसलिए धन्यवाद दूंगा कि आपके कारण हमारे पेपर बच रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं संडे आने का। कितने लोग संडे टेस्ट देने आते हो? ईमानदारी से आप बताओ, ये देखो आप 30 या 40% लोग पेपर देने आते हैं, और आपने उठाया वो आपका बड़ा है, लेकिन आप हर संडे नहीं आते, कभी आते हो कभी नहीं आते हो। तो 60% लोग तो हमारा पैसा बचा ही रहे हैं, है ना? भाई आओगे तो हमें तो पेपर देना पड़ेगा ना आपको, पर आप नहीं आते। कितने अच्छे बच्चे हैं, आप आते ही नहीं है। तो ऐसी जो सुविधाएं हैं जिसके लिए आपने पैसा दिया है, आपको वसूल करते ही नहीं आता, क्योंकि आपके लिए संडे पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? संडे आराम। एक ही दिन तो मिलता है सर, इंसान आराम भी ना करे क्या? ऐसे ही सोचते हो ना संडे को लेके, सोमवार से शनिवार, ऐसे सोमवार से शनिवार तो ऐसी मेहनत करते हो जैसे पता नहीं क्या कर दिया तुमने, है ना? और संडे आराम करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेरोजगारों का कोई त्योहार नहीं होता, कोई संडे नहीं होता। आपके लिए 7 दिन बराबर है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए 7 दिन में। और बल्कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए संडे सबसे प्रिय दिन होता है, क्योंकि उनको पता उस दिन कोचिंग नहीं जाना है, या बस टेस्ट देकर आना है और रिवीजन करना है, कुछ नोट्स बनाने हैं, कुछ रिकवरी करनी है, तो संडे बेस्ट दिन है।
सारी चीजों को कवर करने का। तो कुछ लोग संडे को बेस्ट इस हिसाब से मानते हैं, कुछ ऐसा मानते हैं संडे सबसे बेस्ट दिन है, कोचिंग ही नहीं जाना है, बस घूमेंगे फिरेंगे और मूवी देखेंगे, तो दाल बाटी खाएंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे, यही चलता रहता है। मैंने क्या कहा, यहाँ से जाने के बाद और यहाँ से आने के पहले आप क्या करते हो, आपका सिलेक्शन इस बात पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद और आने के पहले हर एक का रूटीन अलग अलग है ना। तो नियम नंबर 1, कोचिंग रोज आना है हर हाल, क्योंकि एक दिन का नुकसान आपको बहुत भारी पड़ेगा, बाद में समझ में आएगा। रिविजन डेली करना है, नोट्स बनाने चाहिए, होमवर्क आपको दिया उसको करना चाहिए, करंट अफेयर रोज पढ़ो, सेल्फ स्टडी का रूटीन फॉलो करो, और एक कसम और खा के जाओ कि कोर्स जब तक खत्म ना हो जाए कुछ दिन तक कोचिंग आना है, आखिरी दिन तक, कोई आए ना आए, है ना। कई बार हमें लगता है कि यार आपके आसपास के जो लोग थे वो बात कर रहे हैं कि यार कल तो आने का मन नहीं है, एक के मन में आया कल मेरा आने का मन नहीं, उसने दूसरे को बोला अच्छा तेरा मन नहीं, अपन दोनों नहीं आएंगे, कहाँ चलेंगे फिर अपन, फिर उनका प्लान बना। तीसरे ने सुना कि दोनों का प्लान बन रहा है कि दोनों कल नहीं आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं आगे कुछ गलती कर रहा हूँ तो भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 3-4 लोग कल गायब हो गए, उनको देख के लगा, आपको कई बार होता होगा ना शनिवार को थोड़ी संख्या कम दिखती होगी क्लास में, तो आपको लगता होगा यार मैं आगे गलती तो नहीं कर रहा हूँ, ये लोग मजाक आ रहे हैं, है ना। नियम नंबर 1 अपना बना के रखो कि आपको कभी किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, टेस्ट देता है नहीं देता है, होमवर्क करता है नहीं करता है, आपको क्या लेना देना। अपनी जिंदगी संभल नहीं रही, उसकी क्यों संभालने में लगे हो, अपना देखो ना, है ना। आप अपने रास्ते पे चलो, अपने लिए जो बेस्ट है वो करो। अगर किसी दिन क्लास में सब कहें कि सर हमारा किसी का आने का मन नहीं है, आपका हाथ अकेले का खड़ा होना चाहिए, सर मैं तो आऊंगा, है ना, मेरा तो मन है आने का, क्योंकि मुझे इन सबसे कोई फर्क, आपको किसी से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये जो आप काम कर रहे हो ना, इसमें आपको अपने करियर के लिए सबसे ज्यादा स्वार्थी होना है। मतलब करियर के बीच में कोई भी आ जाए, कोई भेदभाव नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा करियर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कोई आए ना आए फर्क नहीं पड़ता, वो 10 दिन ना आए, जैसे अभी कहीं होगा आपका दिवाली की छुट्टियों का डिस्कशन भी चल रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई कितने दिन जाएगा, कब रिजर्वेशन करा रहा है, अच्छा 10 दिन पहले निकल जाएगा, वाह यार, और आएगा कब, 10 दिन बाद आएगा, वेरी गुड, 20 दिन की छुट्टी हो। तो मैं तो 10 ही दिन का सोच रहा था, मैं भी 20 दिन की कर दूं क्या, होता होगा ना आपका ऐसा कोई डिस्कशन, दोस्त की आगे में ये सब चलता है। तो अपना डिसीजन लो ना यार, क्या मतलब है, उसको दिखाए जो करे, जैसे अपन अपनी घर के बारे में बोले उसको जो दिखाए वो करे, तो अपना देखो ना, क्योंकि छुट्टियां 20 दिन की छुट्टी, 10 दिन की छुट्टी बहुत भारी पड़ेगी आपको, है ना, जितनी कम हो उतना अच्छा। और आज तक दिवाली मनाई है ना, एक आध बार थोड़ी कम भी मना लोगे तो क्या लक्ष्मी जी बुरा मान जाएंगे, और आज तक प्रसन्न कहाँ हुई, वही है क्या, प्रसन्न होती तो तुम यहाँ होते। तो इसका मतलब वो भी चाह रही कि बेटा तुम मेहनत तो कर, जब तो मैं कुछ दूं, मेहनत करता नहीं, पूजा हर साल करता है ना, तो इस बार मत कर और मेहनत कर, तब तो तेरे घर खाओ। तो हर साल जो था वो ठीक था। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि 1-2 साल अपने आप को छोड़ दो, बाकी चीजों मोह माया प्रीत याद रखो, फोकस्ड एकदम हो जाओ। आपने देखा होगा, अगर घोड़ों की आपने दौड़ देखी कभी, तो आपने देखा हो घोड़ों को, मुझे नाम याद नहीं है, तो कुछ पहनाया जाता है ना, आपने देखा होगा, क्यों, क्योंकि घोड़े का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा खतरनाक होता है, अगर उसको इधर उधर का कुछ दिख जाए ना तो वो बहक जाता है, तो उसको ऐसा पहनाया जाता है ताकि उसकी नजर ना इधर जाए ना इधर, वो केवल और केवल कहाँ देखे, अपने सामने। तो जब वो सामने देखेगा, फोकस करेगा तो बहुत तेजी से दौड़ेगा, और अगर ये हट जाए तो उसको इधर उधर का दिखेगा तो गिर पड़ता है, समझ आया। तो आपको ना वो वही वाला हॉर्स को घोड़ा बनना है कि यार अपने को अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से मतलब है, और अभी वो नहीं है तो दुनिया भर की चीजें दिखती रहती है ना। तो गोल पूरा करके जाना है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न को जानो, स्कोरिंग सब्जेक्ट जो मैंने आपको समझाया कि भाई मैथ्स है, रीजनिंग है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनको अच्छे से कवर करो, सीक्वेंस एक ट्राई करो। अगली बार इन सब पे डिटेल में बात करेंगे, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, नोट्स आपको जरूर बनाने चाहिए, रिविजन में बहुत काम आते हैं, टाइम टेबल एक अच्छा बनाओ, टेस्ट लगाना शुरू करो, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, इन पे कभी और बात करेंगे। एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, नींद बहुत आती है, नींद आती है पढ़ते पढ़ते, यस सर, बताइए। ये भाई आराम और मेहनत मैंने आपको पहले बता दिया जो मैं आपको बताने वाला था। क्या नहीं करना है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले पढ़ो क्या लिखा है, संज्ञा सर्वनाम से बचे। क्या मतलब है इसका, दूसरों के संज्ञा मतलब नाउन, नाउन की परिभाषा बोलो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम
को संज्ञा कहते हैं। अब आप समझ जाओ, इसमें सब आ गया। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, क्या नहीं करना है तो संज्ञा सर्वनाम से बचे। हम केवल संज्ञा की बात करें तो संज्ञा में सबसे पहला क्या आया, व्यक्ति। व्यक्ति से मतलब आप समझ रहे हैं, व्यक्ति से बचना है। ठीक है, दूसरा वस्तु। एक वस्तु तो आप लेके दिन भर घूम ही रहे हो, मोबाइल, उसको जितना बच तो सकते हैं, जितना कंट्रोल कर सकते हो कर लो। नंबर 3 स्थान। स्थान मतलब इंदौर शहर जहां आप हैं, है ना, तो कंट्रोल करो, क्या इन चीजों से दूर रहो। जितना दूर रहोगे उतना फोकस कर पाओगे, है ना। मैंने आपको इसलिए कहा कि आपके पास एक बहुत बड़ी चीज है, वो है फ्रीडम, क्योंकि आपको कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन आप इसका फायदा भी ले सकते हो और नहीं तो इससे पूरी जिंदगी भी यहीं बर्बाद करके जा सकते हो। मैं कई बार कहता हूँ कि यहाँ पे कई लोग इतनी गरीब स्थिति में आए हैं, लेकिन यहाँ से अधिकारी, कलेक्टर, एक बड़े इंस्पेक्टर अच्छे अच्छे पदों पे बन के गए हैं, और कई ऐसे हैं जिनको उठा के ले जाना पड़ा है यहाँ। तो आए तो सब एक ही हालत में थे, पर भाई शहर की क्या गलती। जैसे मैं एग्जांपल फिर एक और हमेशा देता हूँ कि चाकू अच्छी चीज है या बुरी है, ये बताओ। चाकू अच्छा है या बुरा है? चाकू ना अच्छा है ना बुरा है, आप यूज क्या करते हो उस पर डिपेंड करेगा ना। भाई अगर चाकू से सब्जी काटी तो चाकू अच्छा है, चाकू से गला काटा तो चाकू बुरा है। चाकू की क्या गलती है, चलाने वाले पर डिपेंड करता है ना। इंदौर शहर बहुत अच्छा है, यहाँ से लाखों लोग बहुत अच्छा करियर लेकर गए, लेकिन लाखों निपटे भी हैं, बर्बाद भी हुए हैं, उससे बुरी हालत में गए। इंदौर की क्या गलती? ठीक है, मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, आपको कोई तब तक नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई बुरी आदत तब तक नहीं लगा सकता जब तक खुद ना चाहो। बात समझ में आ रही? इंदौर की इतनी सी भी औकात नहीं है कि वो तुम्हें बिगाड़ दे, है ना। तुम्हारे किसी दोस्त की whatsoever, कोई भी किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें बिगाड़ दे, कोई बुरी आदत लगा दे। अगर कोई बुरी आदत लगेगी, अगर तुम बिगड़ोगे, वो तुम्हारे इच्छा से ही होगा, तुम्हारी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये बात तो छोड़ ही देना कि मैं आया बहुत अच्छा था, इंदौर की हवा बेकार थी। इंदौर की हवा बेकार नहीं थी, अपनी इच्छाएं बेकार थी, है ना। अपने अंदर जो है आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि सब लोग आए यहाँ पे, सब लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बिगड़ जाते हैं, कुछ लोग सुधर जाते हैं। तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता, कोई बुरी आदत आपको नहीं लग सकती जब तक आप सुधरना चाहते, है ना। ये ध्यान रखना। तो भाई सोशल मीडिया से दूर रहो, लंबी छुट्टियों से बचो, नेगेटिव लोगों से बचो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं आपका, है ना। और शादियों में, प्रोग्राम में जाने से बचो, मतलब जहाँ टाइम वेस्ट होता है, मैं तो इसको टाइम वेस्ट मानता हूँ, है ना। शादियों में, प्रोग्राम में जाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो यार, रिश्तेदारों का काम है बुलाना, आपको ही पता है कि दिल से कितने लोग बुलाते हैं, शायद ही कोई बुलाता हो। अब रिश्तेदार हो, है संबंध, तो क्या करे, बुलाना पड़ रहा है मजबूरी में बेरोजगार बच्चे को, दिल से नहीं चाहते, मैं सही बता रहा हूँ। किसी का कोई प्रेम नहीं है, बहुत खास लोग अपने छोड़ देना, एकदम अपने फर्स्ट लेयर वाले जो लोग हैं, डायरेक्ट संबंध वाले लोग हैं, उन्हें आपसे थोड़ा बहुत मतलब है, उसमें भी कुछ ही लोग हैं। अगर आपके मामा तो जीजा तो दीदी तो ये तो वो, इतने रिश्ते गिन लो, हर एक आपसे कोई बहुत अच्छे संबंध हर एक किसी से नहीं होते, कुछ दो चार ही होते हैं जहाँ दिल से आपको जुड़ा होता है, जो चाहते हैं कि तुम आओ। बाकी लोग के रिश्ते बुलाते हैं क्योंकि बुलाना पड़ रहा, क्या करो, रिश्तेदारी। समझ आ रही है बात? मैं सही बता रहा हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं पढ़ता था, मैं कभी नहीं जाता था। ठीक है, मुझे बहुत टाइम वेस्ट लगता था, आज भी लगता है, पर आज मजबूरी है क्योंकि अब थोड़ी जिम्मेदारी आ गई है, परिवार है, सब चीजें हैं, तो जाना पड़ता है। मैं जब स्वतंत्र था, मैं तो नहीं जाता था। ठीक है, मेरा ये मानना था कि कुछ बन के जाएंगे ना, उसका मजा आता है। अभी आप जाओगे, है ना, वो दूसरी हंसी, अरे बेटा आ गए, कैसे हो आप, सब बढ़िया, इसके बाद काम खत्म। मन में तो एक बेटा कोई बीवी आता, शादी तो तब भी होती, आया ना। तुम नहीं जाओगे तो क्या शादी नहीं होगी? आराम से होगी, और वो वैसी होगी जैसे तुम्हारे जाने के बाद होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन हम इतना दिल पे ले लेते हैं कि जा रहे हैं, 4 दिन जबरदस्ती मारू कर रहे हैं, रोटी तोड़ रहे हैं, उसको जबरदस्ती बोझ बने हुए हैं, और 4-6 दिन अपने खराब करके आ गए, है ना। और उसके बाद अपनी पढ़ाई अलग डिस्टर्ब, भाई अपने अभी खुद की घर गृहस्थी की जमी है, तुम दूसरों की जिंदगी में क्या ही कर लोगे मजा, है ना। मजा तभी कि जब तुम कुछ बन जाओ, अभी जाओगे तो तुम्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, जैसे हो तुम वैसे ट्रीट करोगे। जस्ट इमेजिन कि अगर तुम कुछ बन गए, एक जब अधिकारी या एक जब इंस्पेक्टर या कोई एक बड़े पद पे जब आप होंगे,
और जब आप वहां एंटर करेंगे तो उसका मजा अलग, मतलब आप उस प्रोग्राम की शान होंगे। आप जब पहुंचेंगे तो 4 लोग लेने आएंगे, पहले ही आपके लिए जगह करेंगे, अरे बैठो यहाँ पे, अभी तो खुद ही देखना पड़ती जगह अपने लिए, है ना। तो उस सम्मान की बात अलग है। जाओगे तो लगना चाहिए कि यार कोई आया है, इसका ये मतलब नहीं कि जाना नहीं है, जहां ऐसा लगेगा यार रिश्तेदारी जगह करती चले जाना। पर ऐसी शादियां मुझे लगता है कि शायद 10 में से 1 या 2 शादियां होती जहां जाना वास्तव में जरूरी होता है। 8 को इग्नोर किया जा सकता है ना। उस समय वो भले फोन पे बोलेगा और नहीं आना ही पड़ेगा, उनका तो काम है यार बोलना, तुम्हारे घर होगी तुम सबको नहीं बोलनी चाहिए, है कि नहीं। लेकिन अभी मैं आपको जो समझाना चाहूंगा कि आपके समय की कीमत इन सब चीजों से बहुत ज्यादा है। कुछ बन जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ बन जाओगे तो जो जो आप इस समय लाइफ में खो रहे हो, या आपको लग रहा है कि मुझसे चीजें दूर जा रही हैं या मैं बहुत सारी चीजों का त्याग कर रहा हूँ, बनते ही सब चीजें वापस आ जाएगी आपके पास। क्योंकि बोलते ना कि उगते सूरज को सब नमस्कार करते। कुछ बन जाओगे, हर एक चीज तुम्हारे पास चल के आएगी। नहीं बन पाओगे तो जो है वो भी चला जाएगा, है ना, कुछ भी हो, ठीक है। इसीलिए मैंने जब सिलेक्टेड लोग आते हैं ना मिलने, वो यही बताते हैं कि सर बनने के बाद पता नहीं अलग ही दुनिया हो जाती है। ऐसे ऐसे लोगों के फोन आते हैं कि जिनको मतलब हमने कभी देखा नहीं था या जिनको वो लंबे समय से मिले नहीं, वो भी हमारा नंबर कहाँ जुगाड़ करके बधाई दे रहे हैं। और नहीं तो ये वो लोग थे जो चाहते थे कि इसका कुछ ना हो, इसका तो सिलेक्शन होनी ही चाहिए, उनकी भी बधाई आ रही है ना। तो आप बन गए तो लोग आपके पास आएंगे, और नहीं बने तो आप जाते रहो, आपकी वैल्यू शून्य ही रहती है ना। इसलिए समय की कीमत को समझो, बेवजह अपना समय मत बर्बाद करो, ठीक है। ये जिंदगी का एक सत्य है, ये आप हैं, ये पूरी दुनिया है, और ये आपका रास्ता है, ठीक है। जब आप कुछ बन जाओगे लोग एक ही चीज कहेंगे, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या समझो, लेकिन आपको पता है कि आप कैसे वहां तक पहुंचे, है ना। ये सफल व्यक्ति को ही पता होता है कि उसने कितने पापड़ बेले हैं, कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत करी। लोगों की नजर में चीजें बड़ी आसान होती है, इसमें क्या है, तो कोई भी कर लेता है। जब कर लोगे तो कहेंगे बहुत आसान था, और जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आपको लोग क्या कहेंगे, तुमसे नहीं हो पाए, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है, नहीं लगेगी तुम्हारी नौकरी। लड़कियों के अधिकतर माता पिता को ये सुनने को मिलता होगा समाज से, रिश्तेदारों से, कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी अपनी लड़की को पढ़ाने भेजने, सब कुछ नहीं होता, क्यों भेज दिया, शादी कर देना था, कहाँ इंदौर जैसे शहर में भेज दिया, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, बहुत सुनना पड़ता है। लड़कियों के मामले में होता है, तो लड़कियों के साथ एक अलग दबाव ये होता है कि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। घर वाले आपको एक लिमिटेड टाइम के लिए भेजते हैं कि 1 साल दे रहे हैं, 1.5 साल दे रहे हैं, 2 साल अगर दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, इसमें तुम कर लो तो ठीक, नहीं तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो लड़कियों के पास एक अलग दबाव होता है। लेकिन लड़कियों का एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जो जमाना अभी चल रहा है उसमें सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है ना। कई लोगों को शादी के बाद समझ में आता है, कई लोग शादी के पहले समझ जाते हैं, लेकिन जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा है कि ये जो जमाना है उसमें सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पैरों पे खड़ा होना सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। तो आपको तो पूरी ताकत लगा ही देनी है अपने आप को सफल होने के लिए, क्योंकि जब आप सफल हो जाते हो ना, मतलब ये लड़के लड़कियों दोनों के लिए लगता है, जब तक आप सफल नहीं होते आपको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ता है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे ना, आप जो नियम बनाओगे, आप जो डिसीजन अपनी लाइफ में लोगे, घर वाले वो मान लेंगे, सिद्ध करना पड़ेगा आपको। आज भले आपकी घर में ना चलती हो, आप जिस दिन बन जाओगे ना तब देखना है, अचानक ऐसा सम्मान मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं बड़ा कैसे हो गया अचानक, आजकल मुझे इतना भाव कैसे मिलने लगा अपने ही घर में, अपने ही लोगों से। क्योंकि बात वही है कि आपने अपने आप को प्रूव किया है। तो आप कुछ बनोगे, आपके डिसीजन माने जाएंगे, आप जो कहोगे वो होगा, और नहीं बनोगे तो जिंदगी भर आपको दूसरे के नियम के लिए आपको चलना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट होना वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी मैं कभी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, समय बहुत कम है, तो ये मेरा बचपन का घर है जहाँ पे मैंने कहीं, मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो चीजें, आप मेरा प्रेजेंट देखते हो, वर्तमान देखते हो, वीडियोस देखते हो, सारी चीजें देखते हो, लेकिन आपको अभी शायद मेरा पास्ट नहीं पता है कि मैं किन परिस्थितियों से निकल के आया हूँ। इसलिए थोड़ी सी झलक मैं आपको दे रहा हूँ। ये पूरा घर नहीं है, कि हमारा किराए का घर था आधा, कि जो पीला पीला दिख रहा है ना, इतना। यहाँ पे मैंने अपनी जिंदगी के शायद 13 या 14 साल बिताए हैं। मध्य प्रदेश में हरदा जिले में खिड़किया करके एक जगह है,
ये वहाँ का है। तो हम 12-13 साल लगभग वहाँ पे रहे। कोई है क्या यहाँ पे? हरदा जिले, खिड़किया जिले आसपास से है ना? तो आपने लाल कुआं सुना होगा, अगर खिड़किया में लाल कुआं गला मंडी क्षेत्र, ये वहीं पे मकान है और ये बहुत अच्छा हो चुका है। जब हमसे तब वो हालत बेकार थी। तो एक दिन अचानक मेरी ऐसी इच्छा हुई कि यार मुझे अपना वो पुराना घर देखने जाना है। तो मैं देखने गया, फिर वहाँ पे लॉक था, नहीं तो मैं अंदर भी जाता, पर उस समय कोई और किराए से रह रहा था और वो थे नहीं, तो फिर बाहर से फोटो खींच के वापस आ गया। तो यहाँ अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि मैं किन स्थिति से निकल के आया हूँ, है ना? हिंदी मीडियम, सरकारी स्कूल, गांव का बच्चा, किसान परिवार, तो ये सब चीजें मेरी रही, वही बैकग्राउंड के साथ, है ना? लेकिन जो चीजें आज मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मुझे 15-20 साल पहले कम उम्र में समझ में आ गई और मैं ऊपर वाले का इसलिए शुक्रिया करता हूँ कि मेरे दिमाग में ये चीजें आ गई तो मैंने जीवन में कुछ ठीक ठाक कर लिया। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि टैलेंट होना इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है, जैसे आपको लगता होगा कि मैथ्स आपने कभी मेरा देखा हुआ, बोलता हूँ यार सर का दिमाग कितना अच्छा है, ये मैथ्स कितना बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं 10th तक मैथ्स मजबूरी में पढ़ा हूँ और 10th के बाद मैंने मैथ्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। मैं 11th 12th बायो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हूँ। मैंने घर वालों से कहा था मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, तुम जो बोलोगे वो सब्जेक्ट ले लूँगा। मैथ्स से इतनी नफरत थी मुझे, मैंने ऐसे बैकग्राउंड से मैं निकला हूँ, है ना? पर बाद में जो हुआ सो हुआ, फिर मैथ्स विषय समझ में आया, सरकारी नौकरी का सपना देखा, पता चला कि मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। फिर मैथ्स को देखा कि यार मैथ्स उतना बेकार नहीं है, पढ़ाया गलत तरीके से था। स्कूल में अगर अच्छे से पढ़ा देते ना तो मैथ्स भी अच्छा सब्जेक्ट है। फिर समझ में आया कि मैथ्स एक्चुअल में होता कैसे है, फिर उसको पढ़ा सीखा, तो फिर मैथ्स से प्यार हो गया कि अरे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। गलत तरीके से स्कूल में इसको बताया गया था। तो आपके सामने वही आदमी खड़ा है जिसे मैथ्स से दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी, लेकिन आज उसी विषय से मेरी पहचान है। आप ये भी सहयोग देखो कि उसी कारण मेरी पहचान बनी हुई है आज। तो ये भी मैं ही हूँ, ठीक है। और ये LIC में जब मैं था तो ये मेरे सारे सिलेक्शन थे, मैंने जो जो सरकारी नौकरियां निकाली हैं। मैंने अपना पहला सिलेक्शन 2009 में लिया था, मात्र 4 या 5 महीने की पढ़ाई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क। उस समय 12th के बाद आप बैंक की परीक्षा दे सकते थे, तो वो मेरी लाइफ का पहला एग्जाम था। 2-3 साल का मैंने गैप किया, पढ़ाने का इतना भूत सवाल हो गया कि मैंने सब छोड़ के जॉब भी नहीं की, ज्वाइन भी नहीं करी, पढ़ाने का ही काम किया। फिर 2013 में घर से थोड़ा दबाव आया कि भाई पढ़ाओगे कब तक, साइड हम सब उसी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं ना, जहाँ पे सरकारी नौकरी ही सब कुछ होती है। तो 2013 में फिर आया कि भाई कोई जॉब कर लो, कुछ देख लो। तो फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और ये सारे सिलेक्शन फिर 2012-13 के आसपास किए। तो LIC ज्वाइन किया था। ये मैंने छत्तीसगढ़ में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो वहाँ पे मैंने जब कोचिंग स्टार्ट की थी, क्या होता है आपको एक बार जब पढ़ाने का वो होता है, कोई भी काम आपको अगर किसी काम का एक बार चस्का लग जाता है, जिसको कहते हैं कि एक बार शेर के दांत में खून लग जाए तो फिर वो नहीं छोड़ता है। तो मैं सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ाता था अपने घर पे। ये घर था जहाँ पे मैंने ये उधार बेंच टेबल और ये सब लेके आया था और पढ़ाना चालू करा था वहाँ पे। और 7 से 10 पढ़ाता था, 10 से 6 बजे तक जॉब करता था LIC में, फिर शाम को 7 बजे से 10 बजे तक फिर पढ़ाता था। तो ऐसे मैंने वहाँ पे पढ़ाने की शुरुआत करी थी। ये शुरुआत के कुछ बच्चे हैं और ये तो फिर प्रेजेंट है जो अभी ऑफिस फिलहाल है। तो कभी किसी दिन आपको बहुत लंबी यात्रा है, सुनाऊंगा किसी दिन, समय रहा तो आप सुनना चाहेंगे तो। और भी बहुत सारी चीजें। SMP आप लोगों को पता है क्या है? है ना? SMP हमारा एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जहाँ पे हम आपसे बहुत मेहनत करवाते हैं और आपको टास्क देते हैं, आपको टारगेट देते हैं कि भाई आपको एक दिन में कितना पढ़ना है, एक हफ्ते में कितना पढ़ना है, एक महीने में कितना पढ़ना है। अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून है, कुछ बाकी करना चाहते हैं तो आपको SMP से जुड़ना चाहिए। हर महीने इसमें जुड़ने का चांस आपको मिलता है ना? इसमें हम टारगेट देते हैं इस प्रकार के। और बहुत अच्छा पिछले कुछ महीनों में हमारे स्टूडेंट्स ने करा है। मैंने शायद बताया भी होगा अभी SMP की जब मैंने क्लास ली थी, आप ही के बीच के कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो एक महीने में 100 सवाल नहीं कर पाते थे। उन्होंने SMP के कारण पिछले 6-7 महीनों में 20,000 से ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर दिए मैथ्स में। कितने? 20,000 क्वेश्चन। मतलब हम उनका 2,000 से 2,500 क्वेश्चन पर मंथ चलता है। 2 से 2,500 सवालों की प्रैक्टिस को हर महीने कर लेते हैं। इतना उनको हम उस लेवल पे ले आए और ये वही बच्चे थे जो 100 सवाल भी कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन, पढ़ने का तरीका, ये सब चीजें हम इसमें सिखाते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। फिर हम जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको पार्टी देते हैं, कभी कोचिंग में होती है, कभी कोचिंग के बाहर ले जाते हैं। तो ये सब स्टूडेंट हैं। और विनर्स में बहुत सारी एक्टिविटी
एक्टिविटीज भी होती है, वो भी आप जल्दी जल्दी देखते जाए। जैसे कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप होते हैं, अभी दिसंबर में फिर ये सब चीजें होंगी। दिसंबर में मिनट्स का स्थापना दिवस आएगा, उसमें वापिस से सारी चीजें एक्टिविटी होती है। बाकी फिर त्योहार हम कोई भी नहीं छोड़ते हैं, अभी गणपति बप्पा आए ही थे, है ना। इसके बाद ये होली की जो फोटोग्राफ आप देख पा रहे हो, ये एमपीपीएससी के बच्चों को हम घुमाने ले जाते हैं हर साल, कभी दिल्ली कभी जयपुर, ये टूर है, कॉलेज टूर हम इसका नाम देते हैं। ये टेस्ट है, जो नहीं आते वो देख लें, इस प्रकार के टेस्ट होते हैं। पता नहीं आप कब टाइम निकाल पाओगे, देख लेना अगर टाइम मिल जाएगा। फिर हम कभी कभी पूरे भारत से कुछ बच्चों को मिलने के लिए बुलाते हैं, जिसका नाम है